महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे भास्कर जाधव को गाली देने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। भास्कर जाधव के मुताबिक हंगामे के बाद जब सदन स्थगित हुआ तो कई बीजेपी नेता उनके केबिन में आए और देवेंद्र फडणवीस के सामने ही उन्हें गालियां देने लगे। लेकिन इससे पहले विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंत्री छगन भुजबल की ओर से पेश किए गए ओबीसी आरक्षण के प्रस्ताव को बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान बोलने न देने का आरोप लगाकर बीजेपी विधायक वेल में आ गए और स्पीकर के आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। असताना राज्य शासनाने वारंवार विनंती करून देखील केंद्र शासनाने माहिती अद्याप उपलब्ध करून दिली नाही। मागासवर्गीय इंटरनेट डाटा उपलब्ध करून देण्याची शासनाकडून राज्य शासनाने मागासवर्गीय होत आहे। अनुकूल असतील आणि हो म्हणावे, प्रतिकूल असतील आणि नाही। भड़के बीजेपी विधायकों को स्पीकर की कुर्सी पर बैठे भास्कर जाधव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और माइक पर अपना गुस्सा उतारने लगे। विनंती करून देखील केंद्र शासनाने माहिती अद्याप उपलब्ध करून दिली नाही। मागासवर्गीय इंटरनेट डाटा उपलब्ध। इस हंगामे के वक्त सीएम उद्धव ठाकरे भी सदन में ही मौजूद थे, लिहाजा हंगामा बढ़ता देख कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मी नियम करीन, मला रूल चांगले माहिती आहेत आणि म्हणून होय। तालिका अध्यक्ष जो है भास्कर जी जाधव, उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और इसलिए सभागृह में जो है धक्का मुक्की भी हो गई। धक्का मुक्की नहीं, लेकिन बहुत गर्मा गर्मी हो गई, थोड़ी तनाव पैदा हो गया था। कोई धक्का मुक्की तो नहीं हुई, मैं वही सामने ही था, मैं बीच में ही था वहां पे खड़ा, लेकिन थोड़ी गर्माहट तो पैदा हुई। बात यही नहीं रुकी, विवाद तब और बढ़ गया जब हंगामे के बाद बीजेपी के नेता स्पीकर की कुर्सी पर बैठे भास्कर जाधव के केबिन में गए। आरोप है कि विपक्ष के नेताओं ने वहां भास्कर जाधव को गालियां दी। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते माझे मित्र देवेंद्रजी फडणवीस हे उभे होते पॉइंट ऑफ प्रोसिजरवर आणि मी बसूनच बोललो की पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। त्यांनी मला अस्वस्थ वगैरे बोलले। नंतरच्या काळामध्ये सुधीर भाऊंनी तर मला जेलमध्ये टाकायची धमकी दिली आणि आपण तर काहीच बोलत नाही। रेकॉर्डवरून काढून टाकलं। काढून नव्हे, माझं म्हणणं रेकॉर्डवर ठेवा आणि माझं संरक्षण करा। रेकॉर्डवर काढून मिळू नका त्यांचं म्हणणं, कारण सध्या तेच चाललंय महाराष्ट्रामध्ये। यांच्या विरोधात जो बोले तो जेल, ईडी, सीबी, एसआयटी, एनआयए हे चाललंय। हालांकि बीजेपी नेता इसे सिरे से नकारते नजर आए और निलंबन की कार्रवाई पर ठाकरे सरकार को तालिबान की तरह काम करने वाली सरकार बता दिया। साथ ही कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव पर बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं देने का आरोप लगाया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है। एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ मराठा आरक्षण का भी एक प्रस्ताव इस सरकार ने लाया है, जो इसी सरकार ने जस्टिस भोसले कमेटी का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से विपरीत इस प्रकार का प्रस्ताव मंजूर किया जा रहा है। सीधा सीधा ओबीसी और मराठा समाज के साथ छलावा करने का काम इस सरकार के माध्यम से चल रहा है। किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग को शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है। तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। उधर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी के दावों को झूठा करार दिया और बीजेपी विधायकों की गाली गलौच वाले रवैये पर सवाल उठाए। के विधायक इनके चैम्बर में गए, लगभग 15 मिनट के समय तक धक्का मुक्की करते रहे, अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहे।
और लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम अध्यक्ष महोदय और पीठासीन अधिकारी के मन में भय कैसे निर्माण हो, ये प्रयास करने का काम किया गया है। ये महाराष्ट्र की विधानसभा में पहली बार विरोधी पक्ष नेता के नेतृत्व में गुंडागर्दी करके अध्यक्ष को डराने का जो प्रयास किया गया है, इसकी निंदा करते हैं। इसके बाद हंगामा और गाली गलौज करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, पराग अलवानी, विजय कुमार रावल, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, हरीश पिंपले, राम सातपुते, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्ति कुमार बंगड़िया के नाम शामिल हैं। दरअसल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र से 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आबादी का डेटा तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण को बहाल किया जा सके। इसी पर विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। जहां बीजेपी के नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया, वहीं ओवैसी और दिग्विजय सिंह ने इस बयान पर पलटवार किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने वैसे तो हिंदू मुसलमान के एक होने का दावा किया, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि सियासत का तकाजा कुछ और है। उनके बयान के जवाब में ओवैसी समेत विरोधी पार्टियों के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। मोहन भागवत ने कहा, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वो अलग नहीं बल्कि एक हैं। लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। पूजा करने के तरीकों को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता और राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती। लेकिन भागवत के बयान पर देखते ही देखते सियासत शुरू हो गई। मेरा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते। ओवैसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत से सवाल पूछे और तंज कसा। मायावती भी इसमें पीछे नहीं रही। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? क्या गोधरा कांड के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपराधी नहीं है निर्दोष मुसलमानों की हत्या करवाने में? क्या आदित्यनाथ जी ने वहां पर कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है। जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। यह आम चर्चा है। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। मोहन भागवत का ये बयान उस वक्त आया है जब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपना एजेंडा तैयार कर रही हैं। यूपी में जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, संघ प्रमुख का बयान सियासी अहमियत रखता है और शायद इसीलिए ओवैसी और मायावती ने इसका तीखा विरोध किया।
लेकिन बीजेपी ने साफ कहा कि संघ प्रमुख ने भारत की सांस्कृतिक एकता की बात कही और इसमें कुछ भी गलत नहीं। सांस्कृतिक एकता के लिए मोहन भागवत जी की ये बहुत बड़ी पहल है। वास्तव में इस देश के 99% से अधिक मुसलमान यहीं के पूर्वजों के संतान हैं और आस्था में परिवर्तन से संस्कृति और राष्ट्रीयता नहीं बदलती है, पूर्वज नहीं बदलते हैं। तो डीएनए एक होने का तात्पर्य यह है कि हमारी विरासत, संस्कृति, सभ्यता और हमारे सुख दुख समान है। जब भी एकता की बात की तय है कि चुनावी माहौल में हिंदू मुसलमान पर भागवत के ज्ञान से एकता आए या न आए, विवाद जरूर बढ़ेगा। और अब देखिए काम की खबर। बिहार में कोरोना के केस घटने के बाद 7 जुलाई से अनलॉक 4 की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में 11वीं और 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और खानपान की दुकानें भी खुलेंगी। मॉडर्ना वैक्सीन के 15 जुलाई से देश के अस्पतालों में पहुंच जाने की खबर है। इस वैक्सीन का आयात सिप्ला कंपनी कर रही है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक के बाद ये चौथी वैक्सीन है जो देश में टीका लगाने के लिए उपलब्ध होगी। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले महीने अगस्त में आ जाएगी और सितंबर तक अपने चरम पर होगी। रिसर्च के बाद एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 21 अगस्त के बाद से कोविड-19 की तीसरी लहर बढ़ने लगेगी। कोरोना से होने वाली एक और नई बीमारी सामने आ चुकी है। इसका नाम अवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ है। मुंबई में इस बीमारी के 3 मरीज सामने आए हैं। इस बीमारी की सबसे खास और डराने वाली बात यह है कि इसमें मरीजों की हड्डियां गलने लगती हैं। कोरोना महामारी के दौर में बेंगलुरु पुलिस ने ट्रैफिक चालान भरने के लिए पेटीएम का विकल्प शुरू किया है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने योजना का शुभारंभ कर दिया और बताया कि इसके लिए पेटीएम से करार किया गया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। साथ ही 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। CISCE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने अगले ट्यूटोरियल सत्र के लिए अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के लिए ICSE और ISC के सिलेबस को कम कर दिया। बोर्ड ने इसकी आधिकारिक घोषणा अपनी वेबसाइट के जरिए की है। दिल्ली हाईकोर्ट CBSE से संबद्ध स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों के अंकों की गणना से संबंधित एक याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। घरेलू बाजार में आज सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखी गई। चांदी के रेट में इजाफा देखा गया। सोने का भाव 162 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,425 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 820 रुपए बढ़कर 69,795 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 395 अंक उछलकर 52,880 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक ऊपर 15,834 पर बंद हुआ। ग्रेटर नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे पर अलग तरीका अपनाने का फैसला किया है। इस उपाय से हादसों के कम होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों पर अंकुश लगाने के लिए टाइम बूथ लगाया जाएगा। इससे गाड़ियों की रफ्तार पर सटीक नजर रखी जा सकेगी। अगर कोई तय समय से कम वक्त में एक्सप्रेसवे पार कर गया तो उसका चालान हो जाएगा। अथॉरिटी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 0 पॉइंट पर टाइम बूथ लगाएगी। टाइम बूथ लगने से यह पता चल पाएगा कि कौन सी गाड़ी कब एक्सप्रेसवे में एंटर हुई और उसी के आधार पर उसका चालान किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए एक खास वक्त तय कर दिया गया है। इसके तहत छोटे वाहनों को 99 मिनट और बड़े वाहनों को 124 मिनट में एक्सप्रेसवे को पार करना होगा। अगर इससे कम वक्त में वो पार करते हैं तो उनका चालान काट दिया जाएगा। इस टाइम बूथ से पता चलेगा कि वाहन ने कितने बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर एंट्री की और कितने बजे अपना सफर पूरा कर एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे हादसों पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर उनकी विरासत, सियासी विरासत को लेकर काफी होड़ नजर आई।
बेटे चिराग पासवान बिहार पहुंचे, जहां उन्हें हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करनी है। हालांकि उससे पहले पटना में अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने देने पर उन्होंने धरना शुरू कर दिया। एलजेपी के दूसरे गुट के नेता पारस पासवान ने भी रामविलास पासवान को याद किया। अपने समर्थकों के साथ रामविलास पासवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कुछ दिन पहले ही पारस पासवान ने चिराग पासवान को किनारे करते हुए पार्टी अध्यक्ष का पद हासिल किया है। अब चाचा भतीजा में पार्टी का असल हकदार कौन है, इसको साबित करने की एक जंग से छिड़ी हुई है। लेकिन बड़ा मसला रामविलास पासवान की सियासी विरासत का है, क्योंकि एलजेपी का जनाधार रामविलास पासवान से ही जुड़ा है और शायद यही वजह है कि आरजेडी ने भी रामविलास पासवान को याद किया। तेजस्वी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आरजेडी चिराग को पार्टी में आने का न्योता पहले ही दे चुकी है। तरीके से मुझे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। पर जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, रोका जा रहा है, बाबा साहब का आशीर्वाद लेने से भी हम लोग को रोका गया। आप आशीर्वाद लेने से रोक सकते हैं, पर उनके विचारों पर चलने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता।